हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लाइट बियॉन्ड द रीड। एपिसोड की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सिबाई से होती है जो कि किडनैप हो गई थी। वो काफी डरी हुई थी और उसकी हाथ और आंखें बंधे हुए थे। सिबाई एक बहुत ही डेंजरस जगह पर थी जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। वो रोते हुए काउंटिंग कर रही थी और उसी जगह उसके पीछे एक गाड़ी भी आ रही थी। अब हम एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सिबाई मॉर्निंग में उठती है और अकेले अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाकर खाती है। टेबल पर सिबाई और उसके हस्बैंड शिन्नान के डिवोर्स के पेपर्स रखे हुए थे। सिबाई एक बैंक में अकाउंटेंट का काम करती थी और वो रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है और जाते वक्त अपने घर के लैंप को भी बंद कर देती है। मॉर्निंग में बैंक में सभी एम्प्लॉयज प्लेज लेते हैं, जिससे ये दिखता है कि सिबाई जिस बैंक में काम करती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। सिबाई अपना काम कर रही होती है तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम बोलती है कि तुम्हारा भाई नियान लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। इनकम हाई न होने की वजह से उसे मिल नहीं रहा, इसीलिए वो तुम्हारी कंपनी के जरिए इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना चाहते हैं। सिपाही बोलती है कि मैं अपने सुपीरियर से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन मॉम मुझसे अभी बात करने के लिए फोर्स करती है क्योंकि अगर लोन नहीं मिला तो उसे नियान की शादी पर असर पड़ेगा और अगर ये डील टूट जाती है तो उसे घर भी नहीं मिल पाएगा। अब फोन रखने के बाद सिपाही को अपने हस्बैंड की बात याद आती है जो उसे कहा करता था कि तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। इस बारे में सिपाही अपने मैनेजर फान जियांग से बात करने जाती है। वो डरते हुए फान से पूछती है कि उसकी इनकम सर्टिफिकेट को ज्यादा दिखाने में हेल्प करे ताकि उसे जल्दी से जल्दी लोन पास हो सके। फान भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फान फिर सिपाही से बोलता है कि मैंने ही तुम्हें जॉब पर रखा था और मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और अपनी फैमिली है। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब अपने भाई के लिए कर रही हो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। फान की बातें सुनकर सिबाई थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो फान उसे ज्यादा कुछ भी नहीं कहता और सिबाई फिर से अपने काम के लिए चली जाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि शिनचन स्ट्रीट से ठीक रात को 1 बजे एक यंग फीमेल मिसिंग हो गई है और उस लेडी को लास्ट टाइम ब्लू टॉप शॉर्ट स्कर्ट और रेड हील्स में देखा गया था। उसे एक व्हाइट वैन के अंदर ले जाया गया था। ऑफिस में इसी बात को लेकर डिस्कशन होता है। चैन नाम का एक एम्प्लॉय यहाँ पर उस लड़की की गलती बताता है कि उसे इस तरीके के कपड़े पहनकर रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। कंपनी में दूसरी सभी गर्ल्स चैन की बात को गलत बताते हैं और कहते हैं कि लड़की जो चाहे वो कपड़े पहन सकती है। सीबे जाओ नाम की एक एम्प्लॉय को खाना देती है। जाओ उसे बोलती है कि तुम सभी को उनका खाना देकर उनकी आदतों को मत बिगाड़ो। ऑफिस में फिर वांगलिन नाम की एक एम्प्लॉय सीबी से बोलती है कि मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और मुझे अपने बच्चे को लेने जाना है, और वांग अपना सारा काम सिबई पर डालकर जल्दी चली जाती है। जाओ सिबई से आकर कहती है कि वांग फिर से अपना काम तुम्हें देखकर चली गई, मैं उसे कल ऑफ लेने के लिए कह दूंगी। सिबई कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी घर जाने की जल्दी नहीं है। फिर जाओ पूछती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड घर पर नहीं है, तो सिबई कहती है कि वो आज घर पर आएगा। जाओ बताती है कि मैं और निन्वे शादी करने वाले हैं और मैं तुम्हारे घर इनविटेशन देने आऊंगी। अब जाओ सिबई को भी जल्दी से घर जाने के लिए कहती है क्योंकि बाहर का माहौल अनसेफ है। सिबई अब जाओ को लॉन्ग स्कर्ट पहनने की सजेस्ट करती है और कहती है कि नियान को पिकअप करने के लिए बुला लिया करो, पर जाओ बोलती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही अलर्ट हूँ। जाओ फिर सिबई को अपने पर्स में से निकाल कर कॉन्ट्रासेप्टिव देती है और बताती है कि ऑनलाइन एक्सपर्ट के हिसाब से हमें हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहिए। जाओ बोलती है कि अगर कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती करे तो हमें उसे दे देना चाहिए ताकि हमारे बचने के चांसेस ज्यादा हो। सिपाही को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, लेकिन जाओ जबरदस्ती उसके पर्स में वो रख कर चली जाती है। आगे सिपाही को फिर से अपनी मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उनका लोन पास हो चुका है और हाउस कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दिया है। उसके भाई को अब घर मिल चुका है। मॉम फिर सिपाही को जल्दी घर आने के लिए कहती है और बताती है कि उन्होंने शिन के लिए डिश भी बनाई है। सिपाही उस वक्त चुप रहती है और अपनी डिवोर्स की बात मॉम को नहीं बताती। सिबई शिनयान को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से अनसेंड कर देती है। सिबई को अपने पास याद आता है कि जब शिनयान ने उसके सामने डिवोर्स एग्रीमेंट पेपर्स रखे थे। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। शिनयान बोलते हैं कि तुम डिवोर्स के बाद घर को ले सकती हो और मैं तुम्हारे लोन्स भी पे कर दूंगा। सिबई पूछती है कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए, क्या तुम्हें कोई और पसंद है, तो शिनयान मना कर देता है। सिबई बोलती है कि मैं अपने आप को चेंज कर लूंगी, लेकिन शिनयान बिना कुछ कहे वहां से जाने लग जाता है। सिबई बोलती है कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, जब तुम डिवोर्स ही लेना था तो शादी क्यों करें। शिनयान एक लैंप की तरफ देखकर कहता है कि हमारे रेनोवेशन में सिर्फ एक बल्ब था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था।
लेकिन एक दिन तुमने प्लास्टिक से फ्लावर पैटर्न्स बनाकर इस बल्ब को कवर कर लिया और तुमने मुझसे पूछा कि ये अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन एक दिन मैंने रियलाइज किया कि वो प्लास्टिक पैटर्न्स बहुत ही वीक थे और वो खराब होने लगे। इसके बाद मैंने तुम्हें लैम्प चेंज करने के लिए कहा, लेकिन तुमने उसे रिपेयर करने में बहुत देर कर दी, जिससे सिर्फ 3 ही पैटर्न्स रह गए। सिवाय शीनियान से सॉरी कहती है तो शीनान कहता है कि तुम सारे इश्यूज को सॉरी कहकर ठीक नहीं कर सकती हो। और क्या तुमने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचा है, या फिर हम दोनों के फ्यूचर के बारे में? तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। शीनियन ये बोलकर चला जाता है कि अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, अपना ध्यान रखना। प्रेजेंट सीन में एक वर्कर के हाथ से शिबे का पर्स गिर जाता है और उसका सारा सामान वहां पर बिखर जाता है। उस वक्त वो वर्कर कॉन्ट्रासेप्टिव भी देख लेती है, जिसे जाओ ने उसके बैग में रखा था। नाइट में अब से बड़ी देर तक ऑफिस में काम कर रही थी तो एक एम्प्लॉयर में ताओ की बात सुन लेती है। एम्प्लॉय यहाँ पर ताओ से बोलता है कि क्या सिपाही का उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है। पहले तो वो रोज उसे लेने के लिए आया करता था। ताओ बताती है कि उनका डिवोर्स होने वाला है। जाओ सिपाही के भाई न्यान के साथ रिलेशनशिप में है। न्यान की शादी होने वाली है, इसीलिए उसे घर चाहिए था और न्यान के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए सिपाही की फैमिली ने उसे लोन के लिए फोर्स करा। एम्प्लॉय पूछता है कि आपको ये बात कैसे पता चली। तो ताओ बताती है कि सिपाही को अपनी इनकम प्रूफ पर फान की सिग्नेचर चाहिए थे और सिपाही ने ज्यादा इनकम शो करने के लिए फोर्स करा ताकि उसका लोन आसानी से पास हो सके। उसने फान को रिक्वेस्ट भी करी कि वो ये बात खास तौर पर जाओ को ना बताए। ताओ यहाँ पर ये भी कहती है कि मुझे लगता है सिपाही दिमाग से बीमार है, क्योंकि वो दूसरों की बातों को मना नहीं कर पाती और लास्ट में खुद को ही बर्बाद कर लेगी। फान सभी एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करता है कि आज रात में उनकी वानफू प्रॉपर्टीज के मिस्टर जेंग के साथ डिनर मीटिंग है। फान बोलता है कि ये सब तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम कितने ड्रिंक कर सकते हो ताकि हमारी डील पास हो सके, और जो भी इस मीटिंग में नहीं होगा उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। रात में अब जेंग अपने सेक्रेटरी लियो के साथ आ चुका था। इधर हम देखते हैं कि शिनयान कार वॉश सेंटर में वर्क करता है। जब बाहर बारिश होने लगती है तो उसे सिपाही की चिंता होती है और वो उसे ऑफिस लेने के लिए निकल जाता है। डिनर के दौरान सिपाही शिनयान को मैसेज करके बताना चाहती थी कि आज उसके क्लाइंट के साथ डिनर है और वो लेट हो जाएगी, लेकिन वो मैसेज भेज नहीं पाती और जैंग उसे फोन यूज करते हुए देख लेता है। जैंग फान से बोलता है कि तुम्हारी एम्प्लॉय सिपाही मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। सभी के कहने पर सिपाही फिर जैंग को ड्रिंक ऑफर करती है। जाओ सिपाही की हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन फान उसे फिर से अपनी सीट पर बैठा देता है। अब जैंग सभी के सामने सिपाही को ड्रिंक पीने के लिए बोलता है और सिपाही को भी अपनी कंपनी के लिए ये सब करना पड़ता है। लास्ट में जैंग जबरदस्ती सिपाही के साथ ड्रिंक भी पीता है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो जाओ उसे वहां से ले जाती है। वहीं श्रीनियान सिपाही के ऑफिस के बाहर उसे लेने के लिए आता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता तो वो चला जाता है। सिपाही की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वॉशरूम में होती है। उसी वक्त उसकी मॉम उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो झूठ कह देती है कि मैं घर पर हूँ। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, मुझे झूठ मत बोलो। और उन्हें भी पता चल जाता है कि सिपाही ने ड्रिंक कर रखी है। वो बोलती है कि मैं ये सब कुछ जॉब के लिए कर रही हूँ। मॉम को अब सिपाही और शीनियन के डिवोर्स के बारे में ही पता चल जाता है। मॉम उसे कहने लग जाती है कि लड़की के लिए डिवोर्स एक बहुत ही बड़ी बात होती है। डिवोर्स के बाद फिर से शादी करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम आती है, और आखिर तुम डिवोर्स क्यों ले रही हो? जाओ और नियान शादी करने वाले हैं, तुम्हें अपने भाई की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए, और मैं तुम्हारे इस डिवोर्स के लिए एग्री नहीं करती हूँ। तब सिपाही रोते हुए मॉम से बोलती है कि मैं नहीं, शीनियान डिवोर्स लेना चाहते हैं, उसे ही शादी कंटिन्यू नहीं रखनी। जावा बाहर सिपाही को बुलाने के लिए आती है तो वो उसकी और मॉम की बातें सुन लेती है। मॉम पूछती है कि क्या शीनियन इस बात से नाराज है कि तुमने नियान के लिए लोन लिया, और अगर यही बात है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और मनाना चाहिए। सिपाही कहती है तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं लोन नहीं ले सकती हूँ? तो क्या नियान अपना नया घर नहीं लेगा, और क्या वो शादी भी नहीं करेगा? मॉम बोलती है कि एक बड़ी बहन होकर तुम ये सब कैसे कह सकती हो? सिपाही अब चिल्लाकर मॉम से बोलती है कि मुझे डांटने का क्या मतलब है, और क्या आप यही सोचती है कि मैं ये सब चाहती थी? अब बाहर से जाओ सिपाही से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो हाँ कहती है और बाहर आ जाती है। पहले तो सिपाही जाओ को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम्हें और नियान को एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। ये मेरी लाइफ है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे अच्छा करो, लेकिन तुम दोनों के बारे में पता है। जाओ से बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेती है। मानव वहां पर आता है और सिपाही से सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसे ड्रिंक करनी पड़ी, और बताता है कि डिनर अपॉइंटमेंट इस तरीके से हुआ करते हैं। अब सिपाही इमोशनल होकर फान से बोलती है कि मैं जब यहाँ पर जॉब लेने के लिए आई थी
तो मेरी एज ज़्यादा हो गई थी और कोई भी मुझे जॉब पर रखने को तैयार नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब मिली। वो बार बार अफान को थैंक यू बोलती है, तो अफान कहता है कि तुमने भी मेरे काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। सिपाही बोलती है कि मैं किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी और कंपनी के लिए सब कुछ करूंगी। अब सिपाही फिर से जैंग के पास ड्रिंक लेकर जाती हैं और उन्हें कंपनी के साथ काम करने के लिए मनाती है, लेकिन जैंग अभी भी रेडी नहीं होता। तो सिपाही और जाओ दोनों जैंग के सामने ड्रिंक करके इम्प्रेस करने की उसे कोशिश करते हैं। फान उन दोनों को जाने के लिए कहता है और जैंग से बोलता है कि कोई भी आपको ड्रिंक करने में हरा नहीं सकता। अगले सीन में सिपाही की किडनैपिंग दिखाई जाती है। वो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो पर कॉल करके अपने लिए जैकेट लाने के लिए कहती है, तो वो सिपाही से उसकी लोकेशन पूछते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसे खुद नहीं पता था कि वो किस जगह पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिपाही की मॉम अपनी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट बना रही थी। मॉम के पास सिपाही का कॉल आता है तो वो शॉक हो जाती है। मॉम हॉस्पिटल जाती है और वहां जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में पूछती है। वो देखती है कि उस डिपार्टमेंट के बाहर पुलिस भी खड़ी हुई थी। लिन नाम की पुलिस सिपाही की मॉम से पूछती है कि क्या आप ही उसकी मॉम है। मॉम पूछती है कि वो कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। तो लिन कहती है कि चिंता मत करो, वो सेफ है। लिन उसकी मॉम को बताती है कि सिपाही ने हमें सुबह 6 बजे कॉल करके जैकेट मंगवाया था। सिपाही हमें सिटी के बाहर खेतों में मिली थी। वहां पर वो छुपने की कोशिश कर रही थी और उसका सारा सामान उसके पास ही था, लेकिन फिर भी उसने एक वर्ड तक नहीं बोला। इसीलिए हम उसका चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। लिन बताती है कि हमारी टीम अभी भी उस जगह पर सबूत ढूंढ रही है। मॉम कहती है कि आप कौन सा सबूत। सिपाही तो ठीक है ना। लिन कहती है कि इस इंसिडेंट के बाद हमें लगता है कि आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती हुई है। हमने उसके सारे टेस्ट करवाने दिए हैं। रिपोर्ट्स आते ही हमें पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था, कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी या फिर नहीं। लिन मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि आप उसे कंफर्टेबल फील करवाओ ताकि वो हमसे बात कर सके। मॉम उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मॉम सिपाही की रूम के बाहर जाकर डॉक्टर को दरवाजा ओपन करने के लिए बोलती है। लिन मॉम से बोलती है कि हमें अभी तक आपकी बेटी का केस किसी से भी डिस्कस नहीं करा है। तो मॉम गुस्से में बोलती है कि कौन सा केस, उसे सिर्फ जैकेट की जरूरत थी, इसलिए उसने आपको कॉल करा था और उसने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। अंदर डॉक्टर सिपाही को चेकअप कर रहे थे और वो काफी डरी हुई थी। मॉम बोलती है कि इन दावों को सही साबित करने के लिए आपको सबूतों की जरूरत होगी। क्या आपको पता है सिपाही लास्ट नाइट कहाँ पर थी? क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ, मैंने उससे कल कॉल पर बात की थी और उसकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई थी। मेरे पास इसका सबूत भी है। मुझे अपनी बेटी की रेपुटेशन खराब नहीं करनी है। डॉक्टर जैसे ही अब दरवाजा ओपन करते हैं तो मॉम अंदर चली जाती है और सिपाही से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मैं अब आ गई हूँ और हम घर चल रहे हैं। लेकिन सिपाही कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद मॉम अपने बिहेवियर के लिए डॉक्टर से माफी मांगती है और टेस्ट रिजल्ट के बारे में पूछती है। वो बताती है कि हमें पुलिस रिपोर्ट नहीं करनी है। डॉक्टर सिपाही को फिर रिकवरी रूम में लेकर जाते हैं। फिर मॉम से बोलती है कि हमें रिपोर्ट आने तक वेट करना होगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि सिपाही के साथ क्या हुआ था। मॉम फिर से इस बात पर लिन के साथ झगड़ने लग जाती है कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। लिन समझाने की कोशिश करती है कि आप डिसीजन नहीं ले सकती हो और आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। कैप्टन जैंग लिन का सीनियर इंस्पेक्टर उसे बुलाने आता है और वो उनके साथ बाहर चली जाती है। अब मॉम सिपाही से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो अभी भी डिप्रेस थी। मॉम पूछती है कि क्या लास्ट नाइट कल तुम्हारे साथ सच में कुछ हुआ था। सिपाही का फेस देखकर मॉम को पता चल जाता है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी और वो भी इमोशनल हो जाती है। मॉम बोलती है कि लेकिन अब तुम सेफ हो और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें इस बात को जाने देना चाहिए। अब तुम ऐसा मान लेना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है। तुम पुलिस को ये बात रिपोर्ट नहीं कर सकती हो। मॉम सिपाही को फोर्स करती है कि वो पुलिस को यही बताए कि उसकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई थी और उस वक्त सबसे पहले तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो पता नहीं सब तुम्हें किस नजर से देखेंगे, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मॉम ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ ये अनफेयर है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही है और अगर तुम्हारा दोषी पकड़ा जाता है तो वो थोड़े दिन जेल में रहकर वापस से बाहर आ जाएगा। लोगों को तो यही लगेगा कि तुम उस रात ड्रंक थी। तब सिपाही कहती है लेकिन वो कंपनी डिनर था और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मॉम बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन दूसरे लोग नहीं करेंगे। मॉम चुपचाप सिपाही को घर ले जाने लगती है। बाहर लिन और जैंग बात कर रहे थे, तभी वहां पर सिपाही का भाई नियान आता है जो कि लॉयर होता है। वो इस केस के बारे में जानकारी लेने आया था। जैंग नियान को यहाँ से जाने के लिए कह देता है।
अंदर मॉम और सिबाई उनकी ये सारी बातें सुन रहे थे और सिबाई रोने लग जाती है। वो बाहर आकर लिन से बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ और मुझे जैकेट देने के लिए थैंक यू। लिन बोलती है कि लेकिन अभी तक सारे टेस्ट नहीं हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ स्टेशन आकर अपना स्टेटमेंट दो। सिबाई लिन से सॉरी कहती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और आप इसमें मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। सिवाई की मॉम उसे जबरदस्ती वहां से अपने साथ ले जाती है। लिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन जैंग कहता है कि उन्हें फोर्स मत करो। लिन कहती है कि आखिर ये किस तरीके की माँ है। आगे लिन और जैंग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। लिन अभी भी सिबाई के केस के बारे में ही कह रही होती है तो जैंग कहता है कि सिबाई ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लिन को गुस्सा आ रहा था, वो वहां से चली जाती है। घर पर सिबाई के डैड आते हैं और पूछते हैं कि तुम कब आए। मॉम बताती है कि सिबाई की शिनयान के साथ लड़ाई हो गई है। डैड बोलते हैं कि लड़ाई हो जाने पर तुम्हें शिनयान को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए और उसे समझाने की कोशिश करते हैं वो फिर से उसके साथ पैचअप कर ले। डैड बताते हैं कि थोड़े दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम शिनयान को यहाँ पर आने के लिए इनवाइट करना। इसके बाद सिबाई फान को कॉल करती है। फान उसे कहता है कि आज तुम ऑफिस नहीं आने वाली थी तो तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। सिबाई सॉरी कहती है और बताती है कि कल रात ज्यादा ड्रंक होने की वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फान बोलता है कि जैंग हमारा क्लाइंट था, इसलिए मैं उसे लास्ट नाइट रोक नहीं पाया। मैं कोशिश करता लेकिन फिर भी वो नहीं माना और सिबाई को सॉरी कहता है। फान सिबाई से रेस्ट करने के लिए और कल से ऑफिस आने के लिए कहता है। घर पर नियान भी आ जाता है। नियान सिबाई से पूछता है कि तुम आज घर कैसे आ गए, तो सिबाई बताती है कि आज तुम हॉस्पिटल गए थे, मैंने तुम्हें वहां पर देखा था। नियान बताता है कि मुझे पता चला कि वहां पर कोई बहुत बड़ा केस हुआ है, सभी पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे, मुझे लगता है जरूर ये कोई रेप केस होगा। सिबाई पूछती है कि क्या तुमने विक्टिम को देखा था, तो नियान मना कर देता है। सिबाई कहती है कि इस तरीके के केस को जीत पाना मुश्किल होता है। नियान अब सिबाई को समझाने की कोशिश करता है कि बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हम ये तो प्रूव कर सकते हैं कि उस पर्सन के साथ गलत हुआ है, लेकिन हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि क्या सच में उसके साथ ये फोर्सफुली हुआ था। इसलिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ की जरूरत होती है। इस दौरान वो ऐसा काम करने वाले पर्सन पर गलत आरोप भी लगा देता है, जिससे कि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। यान कहता है कि इन केसेस को भले ही आप रिपोर्ट करवाओ या फिर ना करवाओ, विक्टिम के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, इसीलिए उसे ये सोचकर सब कुछ भूल जाना चाहिए जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। आगे जैंग शिन्नान की शॉप पर अपनी कार लेने के लिए जाता है। शिन्नान उससे पूछता है कि आखिर आपको कार पर इतनी मिट्टी कैसे लगी हुई थी, तो जैंग बताता है कि मैं अपनी कार लेकर सिटी के बाहर वाले एरिया में चला गया था। शिन्नान जैंग को कार की टायर भी चेंज करने की सजेशन देता है। इसके बाद जैंग उसे अपने फोन में किसी व्हीकल की टायर का निशान दिखाता है। शिन्नान निशान देखकर बताते हैं कि ये किसी ओल्ड मॉडल व्हीकल के निशान है। जिसके बाद नियन सिबाई को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें शिन्नान के साथ बात करके अपनी लड़ाई खत्म कर लेनी चाहिए। सिबाई जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तो सारी लाइट्स ऑन कर देती है और कर्टेन्स लगा देती है और अपने रूम में बैठकर डिनर नाइट और अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लग जाती है। उसे सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो अभी तक अपने रूम में ही बैठी हुई थी। सिबाई को लोन पे करने का मैसेज आता है, जिसकी वजह से वो रेडी होकर ऑफिस जाती है। वो अपनी यूनिफॉर्म की जगह ब्लैक कलर फुल लेंथ वाले कपड़े पहनकर जाती है। जाते वक्त उसे याद आता है कि जब वो डिनर नाइट में ड्रिंक कर रही थी तो उसने फान के सामने रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसे और जाओ को सेफली घर तक पहुंचा दे। ऑफिस में अब फान सिबाई से पूछता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ पर है, तो वो कहती है कि मैं भूल गई। फान कहता है कि ठीक है, कल से मत भूलना। सिबाई फिर फान से पूछती है कि क्या उस डिनर नाइट के बाद आपने मुझे घर ड्रॉप किया था, तो फान बताता है कि मैंने पहले जाओ को ड्रॉप करा और फिर तुम्हें, लेकिन तुम्हारा घर आने से पहले ही मेरी वाइफ का कॉल आ गया था और हम दोनों झगड़ने लगे थे, इसीलिए तुम खुद ही अपना कॉम्प्लेक्स आने से पहले कार से उतर गई थी। अब सिबाई जाओ से जाकर ये बात कंफर्म करती है कि क्या उस दिन फान ने हमें साथ में घर ड्रॉप करा था, तो वो कहती है कि हाँ, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। ऑफिस में सिबाई अब काफी डिप्रेस होती है, उसे अपनी मॉम की बात याद आने लग जाती है। मॉम ने उससे पूछा था कि क्या उसने उस आदमी का फेस देखा, तो सिबाई मना कर देती है और उसे ये भी कहती है कि इस बारे में शिन्यान को कुछ भी मत बताना, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगले सीन में सिबाई की मॉम शिन्यान से मिलने के लिए उसकी शॉप पर जाती है। मॉम को पता चल जाता है कि शिन्यान अपनी शॉप पर ही सोया करता है, तो वह इस बारे में उससे पूछती है। वो कहता है कि ज्यादा काम होने की वजह से मैं कभी कभी यहीं पर रेस्ट करता हूँ। वो अपने साथ खाना लेकर आई होती है और कहती है कि इसे घर जाकर तुम और सिबाई दोनों मिलकर खाना। शिन्नान मॉम से कहता है कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, तो मॉम बोलती है कि नहीं,
क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तो वो मना कर देता है। इसके बाद मॉम उसे घर पर खाने के लिए इनवाइट भी करती है और जाते वक्त बताती है कि नियान की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। मेरे लिए अब चिंता करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हारे और सिपाही का बेबी हो जाए। ऑफिस में अब वांग हर बार की तरह सिपाही को अपना काम देखकर जाने लग जाती है। तो सिपाही कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अंधेरा होने से पहले घर जाना है। वांग बोलती है कि अंधेरा होने से पहले काम कर देना, लेकिन सिपाही उसका काम नहीं करती। वहीं शिन्नान की शॉप पर उसका फ्रेंड जुन, जो कि उसके साथ वहां पर काम करता है, उसे पूछता है कि तुम काफी दिनों से शॉप पर ही सो रहे हो, क्या तुम्हारी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई है? शिन्नान मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे। जुन कहता है कि मेरे जेल के बाहर आने के बाद तुम्ही ने मुझे जॉब पर रखा था और उसके बाद फोर्स करने पर भी शिन्नान उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन जब वांग ऑफिस आती है तो देखती है कि सिपाही ने उसका काम नहीं किया है। वांग को गुस्सा आता है। वो सारे पेपर सिपाही की टेबल पर जोर से रखती है और कहती है कि तुमने काम नहीं करा, क्या मेरे जाने के बाद तुम भी चली गई थी? लेकिन सिपाही वांग को भी कोई जवाब नहीं देती। इससे वांग को उस पर और गुस्सा आ जाता है। दूसरे सभी एम्प्लॉयज भी इन दोनों को देखने लग जाते हैं। वांग अब सिपाही को जबरदस्ती अपने साथ वेयर हाउस में ले जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे फंसाने की कोशिश करी? तो सिपाही कहती है कि नहीं। वांग बोलती है कि फिर तुमने अपना काम क्यों नहीं करा, और अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें पहले एग्री भी नहीं करना चाहिए था। वांग बताती है कि मुझे वो पेपर्स आज बैंक में सबमिट करने थे और अगर आप टाउ मुझे इस बारे में पूछती है और कंपनी को लोन अप्रूव नहीं हुआ तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? वांग उसे धमकी देती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और मैं अपने ऊपर इसका ब्लेम नहीं लूंगी। वांग सिपाही से ये भी कहती है कि मैंने सुना था कि उस दिन तुमने जांग के साथ काफी इंजॉय और ड्रिंक शेयर की थी। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा? मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर देती हूँ कि तुम जब तक इस कंपनी की एम्प्लॉय हो तुम्हें इस कंपनी के लिए काम करना होगा और जल्दी से जल्दी ताऊ से माफी भी मांगनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो कंपनी को छोड़ देना। वांग की ये सारी बातें सुनकर सिपाही रोने लग जाती है। वांग सिपाही को चिढ़ाती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को इस बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो क्या मैं जाकर उन्हें बताऊं? वांग वहां से जाने लगती है तो सिपाही उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैं इजीली टारगेट हो जाती हूँ इसीलिए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं वीक हूँ? अब वांग को गुस्सा आ जाता है कि सिपाही ने उसे थप्पड़ कैसे मारा, इसीलिए वो उसके साथ हाथापाई करने लग जाती है। जाओ जैसे ही ऑफिस में आती है तो उन दोनों की आवाज सुनकर वेयर हाउस में पहुंचती है। वो उन दोनों के झगड़े को रोकने की कोशिश करती है तो वांग जाओ पर भी हमला कर देती है। जाओ सिपाही को प्रोटेक्ट करती है और उसी की साइड लेती है। वांग की इस तरीके के बिहेवियर की वजह से जाओ पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। अब जाओ पुलिस स्टेशन में होती है। वो शिनयान को कॉल करके बताती है कि सिपाही की वांग के साथ लड़ाई हो गई। वांग का हस्बैंड भी वहां पर आया हुआ था। सिपाही डिसएडवांटेज में लग रही थी, इसीलिए जाओ चाहती थी कि वो भी वहां पर आ जाए। शिनयान ये बात सुनते ही तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए निकल जाता है। जाओ फिर सिपाही को बताती है कि मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मुझे जाना होगा, इसीलिए मैंने शिनयान को कॉल करके बुलाया है। वांग शिनयान को बताती है कि सिपाही ने मुझे थप्पड़ मारा है। शिनयान अब वांग से पूछता है कि अब तुम क्या चाहती हो, क्या तुम इस मैटर को सेटल नहीं करना चाहती? वांग बोलती है कि मैं कंपनसेशन के बिना ही मान जाती, लेकिन सिपाही का एटीट्यूड तो देखो, वो मुझसे माफी तक नहीं मांग रही है। शिनयान अब वांग को पैसे देने लग जाता है तो सिपाही खड़े होकर वांग से माफी मांग लेती है। वांग भी मान जाती है। इसके बाद जब सिपाही एग्रीमेंट पेपर पर साइन करती है तो शिनयान उसके हाथ पर लगी चोट के निशान देख लेता है। शिनयान सिपाही का हाथ पकड़कर पूछता है कि तुमने लड़ाई क्यों की? फिर शिनयान पुलिस से पूछता है कि इन दोनों की लड़ाई क्यों हुई थी। पुलिस बताती है कि सिपाही ने वांग का ओवरटाइम वर्क करने के लिए हाँ किया था, लेकिन बाद में उसने उसका काम नहीं करा। शिनयान सिपाही से पूछता है कि क्या तुमने उसका काम करने के लिए हाँ कहा था? तो सिपाही कहती है कि छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैंने माफी मांग ली है। शिनयान को गुस्सा आ जाता है। वो एग्रीमेंट पेपर को फेंक कर वांग को सिपाही से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन वांग माफी मांगने से मना कर देती है। शिनयान कहता है कि तुमने ही सिपाही के साथ लड़ाई करी और उसे नुकसान पहुंचाया। लास्ट में वांग को भी सिपाही से अब यहाँ पर माफी मांगनी पड़ती है और फिर दोनों ही एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर देते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर सिपाही शिनयान से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। शिनयान बोलता है कि फ्यूचर में अगर तुम कोई गलती नहीं करती तो कभी भी माफी मत मांगना।
सिबई अब अपने ऑफिस जाने लग जाती है तो शिन्नान उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। शिन्नान बताता है कि तुम्हारे डैड का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ उनके बर्थडे में आने के लिए कहा है। तो सिपाही कहती है कि कोई भी बहाना देकर तुम उन्हें मना कर देना, लेकिन शिन्नान बताता है कि उसने प्रॉमिस करा है वो दोनों साथ में जाएंगे। सिपाही कहती है कि मैं सही वक्त देखकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी, और जब तुम फ्री हो जाओ तो घर आकर डिवोर्स एग्रीमेंट ले जाना, मैंने उस पर साइन कर दिए है। शिन्नान पुलिस स्टेशन से जाने लगता है तो उसकी नज़र उसी कार के टायर पर पड़ती है जिसके बारे में जैंग ने उससे पूछा था। शिन्नान उस कार की फोटोज क्लिक करके जैंग को सेंड कर देता है। आगे फान सिपाही को लेने के लिए आ जाता है और सिपाही उनके साथ कार में बैठकर ऑफिस जाती है। फान सिपाही से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर सिपाही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फान बताता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को मार सकती हो, और वांग इस मैटर से काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। वो चाहती है कि कंपनी इस बारे में स्ट्रिक्टली डिसीजन ले। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर अपने घर पर ही रहो, क्योंकि मुझे वांग को कंफर्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो सिपाही कहती है कि इस मैटर में मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। फान बोलता है कि इसका सही और गलत से मतलब नहीं है। सिपाही पूछती है कि फिर मुझे ही क्यों पनिशमेंट मिल रही है। फान कहता है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है। सिपाही फिर फान को पूरी बात बताती है और कहती है कि पनिशमेंट वांग को मिलनी चाहिए, लेकिन फान उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुमने पहले वांग को मारा था। सिपाही बोलती है कि मैंने उसे मारा था, लेकिन उसने भी मेरे साथ ऐसा किया और आपने ये बात नज़रअंदाज कर दी। सिपाही को अचानक से अफान की कार में वेविंग कैट दिखाई देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सिपाही को ऐसा लगता है कि उस रात जब उसके साथ गलत हुआ था तो वो यही कार थी, और उसे फान पर शक होता है। वो डर जाती है और कार से उतरकर अकेले ही चली जाती है। आगे सिपाही कंपनी में होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। फिर टाओ से आकर कहती है कि फान तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। सिपाही डरते हुए वहां पर जाती है। फान उसे चेयर पर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं बैठती। फान अब उसे कहता है कि तुमने आज वांग के साथ लड़ाई करी थी, जिससे हमारी कंपनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, और कंपनी को इस बारे में एक्शन लेना ही होगा। मैंने तुम्हें स्मार्ट और ओबीडियंट समझकर हायर किया था। फान की ये सारी बातें सुनकर सिपाही को गुस्सा आने लग जाता है। फान फिर से उससे कहता है कि तुम्हें कंपनी से कुछ दिनों का ब्रेक ले लेना चाहिए और तुम्हें अब से काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सिपाही ऑफिस से चली जाती है। घर आकर वो गुस्से में अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म को फाड़ देती है और काफी ड्रिंक भी करती है। अगले सीन में जाओ शिन्नान की शॉप पर आती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ और शिन्नान दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर वो उसे बताती है कि आज सिपाही को ऑफिस से निकाल दिया गया है। सिपाही अभी ठीक नहीं है, और मैंने भी थोड़ा बहुत तुम दोनों के बारे में सुना है। शादी के बाद तुम्हें अपनी शादी निभानी चाहिए थी। शिन्नान बोलता है कि अगर तुम मुझसे इस बारे में बात करने आई हो तो मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। जाओ बताती है कि सिपाही एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसी बात को लेकर सभी लोग मुझे ट्रोल किया करते थे। लेकिन उस वक्त सिपाही और नियान ने मेरी हेल्प करी थी, और सिपाही ने ही मुझे पढ़ने के लिए हौसला दिया था। तो ये भी बताती है कि सिपाही की मॉम ने उसे पहले से ही काम करने के लिए कह दिया था ताकि वो नियान को पढ़ा सके, लेकिन फिर भी सिपाही ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और घर वालों से अपनी पढ़ाई के लिए एक भी पैसा नहीं मांगा। ग्रेजुएशन के बाद उसने दूसरी सिटी में जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसकी मॉम ने उसे जाने नहीं दिया। और जब वो अपनी पढ़ाई करके वापस आई तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो सिविल सर्वेंट बने, और उसी के बाद से सिपाही चेंज होने लग गई। जाओ बोलती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उसके घर गई थी तो वो हमेशा से आर्ग्यूमेंट किया करती थी। वो हमेशा अच्छी जॉब ना मिलने की कंप्लेन भी करती थी। इसी वजह से उसे अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल पाया। जाओ इमोशनल होकर बोलती है कि मुझे सिपाही के लिए काफ़ी बुरा लगता है। उसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में हार्डवर्क करा है वो सब बेकार चला गया। वो शिन्नान को समझाने की कोशिश करती है कि सिपाही अभी अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है। उसे किसी का सहारा चाहिए जो उसे सपोर्ट कर सके। शिन्नान उसे बीच में ही चुप कर कहता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है। तो जाओ उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। शिन्नान बोलता है कि सभी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, और मैंने सिपाही को बहुत बार बोला है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करे, लेकिन उसने पहले ही अपनी लाइफ से हार मान ली, फिर कौन उसकी हेल्प कर सकता है। जाओ बोलती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। सिपाही जब ड्रंक थी तो उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है, और क्या तुमने कभी उसे समझने की कोशिश करी है। सिपाही हार नहीं मान रही है, उसके ऊपर बहुत ही बर्डन है, वो कोशिश भी कर रही है। क्या तुम्हें ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जाओ लास्ट में फिर ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें लगता है कि सिपाही चीजें हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम उसकी जगह पर होते तो क्या तुम उससे बेहतर कर पाते। शिन्नान को उसकी ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है।
रात में जब वो अपनी शॉप पर सो रहा था तो उसे पास्ट का सीन याद आता है जब वो और सिबाई स्कूल में हुआ करते थे। सिबाई स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीच दे रही थी। शिनान उसे जाकर पूछता है कि क्या किसी पर्सन की किस्मत सच में बदली जा सकती है। तो सिबाई कहती है कि हाँ, अगर वो हार्डवर्क करता है तो ये पॉसिबल है कि उसकी किस्मत बदल सकती है। आधी रात को अब जैंग उसी कार वाले वीडियो की क्लिप लेकर शिनान के पास आता है और कहता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। सबसे पहले जैंग उस वीडियो की क्लिप दिखाता है जहाँ पर सिपाही के साथ गलत हुआ था और उस पर्सन की कार वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन वहां पर फार्म्स होने की वजह से सिर्फ उस कार का टॉप पोर्शन ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद जैंग शिननैन को पहले ही क्लिप दिखाता है जिसमें सिपाही और जाओ दोनों ड्रंक होती हैं। सिपाही रोते हुए जाओ से यही बात कर रही होती है कि मुझे अपनी लाइफ सिर्फ उसी के साथ स्पेंड करनी है। शिनान इस क्लिप को बार बार देखता है और फिर जब एक कार इन दोनों को पिकअप करने के लिए आई होती है तो शिनान कंफर्म करके बता देता है कि ये वही कार है उस फार्म में खड़ी हुई थी। शिनान को पता चल जाता है कि शिबाई के साथ गलत हुआ था और उसे उसकी कही हुई बातें याद आने लग जाती है और रात में ही शिबाई के ऑफिस के बाहर चला जाता है। मॉर्निंग में जैसे ही फान वहां पर आता है तो शिनान अपने कार से उतरकर फान के पास जाता है और उसे मारने लग जाता है। शिनान उससे पूछता है कि क्या ये कार तुम्हारी है तो फान कहता है कि ये कार मेरी है। शिनान पूछता है कि क्या 9 अप्रैल को तुम ही ये कार ड्राइव कर रहे थे और क्या तुम इस सिपाही को फार्म की तरफ ले गए थे। फान और शिनान के बीच में हाथापाई होती है। इसके बाद फान खुद शिनान से बोलता है कि सिपाही ने सब कुछ अपनी इच्छा से करा था, वो ड्रंक थी और मेरी कार में बैठ गई। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे लाइक करती है और तुम उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो। सभी ने ये बात सुनी थी और वो इस बात को प्रूव भी कर सकता है। फान बोलता है कि अगर हम कोर्ट भी चले गए तो सही मैं ही साबित होऊंगा। शिनान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सिबा ये बात पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकती, इसीलिए तुमने उसे चूज करा और मैं जेल में तुम्हें वो सब लौटाने पर मजबूर कर दूंगा जो भी तुमने उसके साथ किया है। ऑफिस में एम्प्लॉयज जाओ को बताते हैं कि सिपाही के हस्बैंड ने फान को आकर मारा है। तुम सिपाही के काफी क्लोज हो, अब उसे दूर ही रहना। जाओ अब नियान को कॉल करके बताती है कि शिन्नान ने फान को मारा। नियान सिपाही के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है तो जाओ बताती है कि उसे कल ही ऑफिस से निकाल दिया गया था। नियान बोलता है कि मैं समझ गया और तुम फान को पुलिस रिपोर्ट कराने से रोकना। जाओ बोलती है कि मैं भला ये कैसे कर सकती हूँ। उसी वक्त नियान कॉल कट कर देता है। इधर शिन्नान फुल स्पीड में कार चला रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने सिपाही के साथ कितना गलत करा। वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लग जाता है। वो घर पर आता है, उसके पास भी कीज होती है जिससे वो दरवाजा ओपन करता है। सिपाही जैसे अपने रूम से बाहर आती है तो शिन्नान को हॉल में बैठा हुआ देखकर डर जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस चमक के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।